वैसे क्या कोरोना वायरस का भी कोई और नाम है? कोविड-19। और इस कोविड-19 शब्द का आखिर मतलब क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज और 19 में शुरू हुआ था इसलिए इसको 19 कहते हैं। वाह, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी? नाना नानी दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे? फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में 28 नवंबर तक पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रुपए कार्ड की दूसरे मरहले की शुरुआत। भूटान में हिंदुस्तानी कर सकेंगे रुपए कार्ड का इस्तेमाल। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी का रियासत के हर तालिब इल्म को मिलेगा फायदा। रिसर्च के लिए तालिब इल्म को मुहैया होंगे मौक़े। प्रतापगढ़ सड़क हादसे में बारात से वापस लौट रही बुलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई। 14 हलाक, वहीं हापुड़ में मुश्तबा हालत में 11 लोगों की हुई मौत। इंतजामिया जांच में जुटी। और मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है छठ का त्यौहार। आज अस्ताचलगामी सूर्य को छठ का व्रत रखने वाली ख्वातीन पेश करेंगी अर्घ्य। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से।
भारत और भूटान के दरमियान आज से एक और लिंक जुड़ गया है। दोनों मुल्कों ने आज मुश्तरका तौर से भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भूटान के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर लोटे शेरिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तरका तौर से इसकी शुरुआत की। अब भूटान के लोग भी भारत में रुपए कार्ड के वसी नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। अगस्त 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने सरकारी दौरे के दौरान वहां रुपए कार्ड के पहले मरहले की शुरुआत की थी। पहले मरहले के नाफिज होने के बाद भारत के शहरियों को रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके भूटान में एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने की सहूलत मिली थी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले की शुरुआत होने से भूटान नेशनल बैंक की जानिब से जारी किए गए रुपए कार्ड के कार्ड होल्डर भारत में 1 लाख से ज्यादा एटीएम और 20 से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सहूलत इस्तेमाल कर सकेंगे। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस के ताउन को बढ़ाने के मकसद से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर दस्तखत हुए हैं। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का रास्ता मजबूत होगा। कल हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान में तीसरे बैनुल-अक़वामी इंटरनेट गेटवे पर बीएसएनएल के साथ समझौते का खैर मकदम किया। एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। मरकजी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी का फायदा हर तालिब इल्म को मिलेगा और इससे कोई भी रियासत अछूती नहीं रहेगी और ना ही कोई क्लास। ऐसी ही कोशिश रिसर्च के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत और यूनिवर्सिटी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों को सीधे राज्यपाल के अधीन रखा गया है। राज्यपाल उच्च शिक्षा में काफी रुचि लेती हैं और नई शिक्षा नीति के तहत शोध में होने वाले सुधारों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश भी कर रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की सोच को लेकर वे आगे चलने की बात करती हैं। हमारा रिसर्च वर्क पर बहुत ही उस पर ध्यान दिया गया है और रिसर्च के लिए पूरा एक फाउंडेशन बनने वाला है और वो फाउंडेशन रिसर्च के बारे में यूनिवर्सिटियों को गाइड करेगा और रिसर्च का विषय भी तय करेगा। विश्वविद्यालयों के साथ साथ नई शिक्षा समिति, रिसर्च फाउंडेशन के दिशा निर्देश और मॉनिटरिंग से शोध उच्च कोटि के होंगे। जो नई शिक्षा नीति है ये फिलॉसफी ऑफ रियल एजुकेशन है। ये पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित है और जिसमें ज्ञान संवर्धन, संवेदनशीलता, चरित्र निर्माण, पारंपरिक मूल्य, छात्रों में किस तरह से करुणा, मैत्री, मुदिता का विकास हो या सच्चे अर्थों में वे कैसे मनुष्य बन सकें या उनका सर्वांगीण विकास हो, इस तरह की कोशिश हो रही है। सरकार का प्रयास है कि चाहे जो भी हो, शोध कार्य को विश्व स्तरीय होना चाहिए, जिससे देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तो हो ही,
साथ ही छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़े। नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये व्यवस्था की है कि विश्वविद्यालयों को धन तो सरकार देगी, लेकिन शोध की मॉनिटरिंग रिसर्च फाउंडेशन करेगा। शोध पर विशेष ध्यान है कि समाज के लिए, मनुष्य के लिए और छात्र के लिए, तीनों के लिए शोध उपयोगी हो, जो छात्र को एक अच्छा इंसान बनाने में, समाज से सामंजस्य रखने में और अपनी जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करने में सहायक हो। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। प्रतापगढ़ में बारातियों को लेकर लौट रही बोलेरो सामने खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बोलेरो में सवार 14 अफराद की मौत हो गई। गाड़ी में 8 मर्द और 6 बच्चे सवार थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो नवाबगंज इलाके के शेखपुर से लौट रही थी कि रात तकरीबन 12 बजे मानिकपुर थाने के देशराज इनारा के पास पीछे खड़े ट्रक में घुस गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान ने गाड़ी को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी को काटकर लाशों को बाहर निकाला जा सका। सभी महलूकीन कुंडा कोतवाली चरगा के पुर के बाशिंदे थे। यहीं के संतराम यादव बेटे की बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने दुख का इजहार करते हुए गमजदा कुनबे के तई अपना अफसोस जाहिर किया है और अफसरान को मदद करने की हिदायत दी है। इस तरह के हादसा गुज़िश्ता साल भी सहालक के वक्त बड़ी तादाद में हुए थे। सहालक के दौर में बोलेरो चलाने वाले ज्यादातर लोग तजुर्बेकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा होते हैं। वहीं ओवरलोडिंग भी एक बड़ा मसला है, जिसको इंतजामिया को रोकना पड़ेगा। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। हापुड़ जिले की गंगानगरी ब्रजघाट में 48 घंटों में 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होने के इम्कान से पुलिस इंतजामिया सख्ते में है। वज़ीर-ए-आला खाम शराब के मामले में काफ़ी सख्त रुख अपना रहे हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को गैर कानूनी नकली शराब से हुई मौत के सिलसिले में बरतरफ कर चुके हैं। हुकूमत इस तरीके के हादसा को रोकने के लिए पुरज़्म दिखाई दे रही है। इन अमवात से जिला इंतजामिया पर उंगलियां उठती दिखाई दे रही हैं। एडीएम और एसपी पर ने ब्रिजघाट पुलिस चौकी पहुंचकर महलूकीन के अहल खाना से बातचीत की और वो मौत की वजूहात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर अभी तक इन अमवात को बीमारी और हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह बता रहे हैं, लेकिन गांव और कुनबे के लोग इन अमवात को शराब से होना मान रहे हैं। दारू पीने के कारण हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद में उनके मुंह से झग से आने लगे थे। तो झग आने के कारण क्या है, मतलब जब दारू नहीं मानो अगर पी तो उसके वो थोड़ी नहीं है, तो वो दारू के ही तो कारण हुई थी। किस कारण? 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई, ना किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना किसी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि 2 लोग लावारिस मिले हैं, उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे जला दिए गए हैं यहाँ पर। कल 6 डेथ की सूचना थी और आज 5 डेथ की सूचना है। कल की जांच की गई थी, जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से, और हार्ट में हुआ था, दवा चल रही थी काफ़ी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है, इसके परिजनों ने बताया है। एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन लोगों ने कराया था, जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है
जो अज्ञात में हैं उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया, उनका डिटेल क्या है कैसे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16-17 को कुछ मौतें हुई हैं। 6 लोगों की सूचना कल मुझे मिली थी, जिसमें हम सभी लोग यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपनी स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित रहा। और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने जो बयान दिया उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से और बहुत से लोगों की बीमारी से, हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से, इस तरह से मौतें हुई बताई गई। मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठ का व्रत रखने वाली ख्वातीन के जरिए पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इससे कबल जुमेरात को व्रत रखने वाली ख्वातीन दिन भर व्रत रखकर शाम को भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद छठ व्रत रखने वाली ख्वातीन ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर से खरना का प्रसाद बनाकर रस्म रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। शनिचर की सुबह निकलते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ का त्यौहार इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कोविड-19 वबा के बावजूद छठ के त्यौहार का जोशो खरोश कमजोर नहीं पड़ा है। रवायती छठ नगमों और लोकगीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कोविड वबा को रोकने के लिए अकीदतमंदों से रहनुमा हिदायत पर अमल करने की अपील की गई है। घाटों पर आने वालों के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और दूरी बनाकर पूजा करने की अपील की है। छठ घाटों पर ज्यादा हुजूम रोकने के लिए अकीदतमंदों से घरों पर ही छठ पूजा करने की दरख्वास्त की गई है। यूपी हुकूमत के तर्जुमान और काबीनी वजीर सिद्धार्थ राज सिंह ने दिल्ली में छठ महापर्व के इनेकाद पर दिल्ली हुकूमत के जरिए पाबंदी आयद किए जाने को नामुनासिब करार दिया है। उन्होंने कोरोना की बढ़ती इन्फेक्शन के मद्देनजर लोगों से घरों में पूजा करने की अपील की है, लेकिन इस लोक आस्था के महापर्व पर किसी तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। कोरोना के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए छठ महापर्व पर भी मनाया जा सकता है। यूपी हुकूमत ने छठ पर्व के सिलसिले में पूरी तैयारियां कर ली हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए इसे मनाने की हिदायत दी है। उन्होंने छठ पर्व की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस त्योहार को मनाने वाली मातृशक्ति को मैं खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, छठ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और उसमें पूर्वांचल के लोग विशेष रूप से इस पर्व में सभी लोग शिरकत करते हैं और महिलाएं विशेष रूप से ये उनका पर्व होता है और उसके लिए तो पहले तो सबको बधाई मेरी तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से। उन लोग के लिए एक व्यापक व्यवस्था हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है। और मुझे लगता है कि कहीं कोरोना के अंदर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये व्यवस्थाएं रखे जाएं तो दिल्ली को कोई कारण नहीं बनता कि वो इस पर पाबंदी लगाए और उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ये हर जगह हो रहा है, हम लोग के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब सब पर्व मन रहे हैं तो ये भी मनाना चाहिए और इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा हमारा विचार है। उत्तर प्रदेश के नौमुंतखब बीजेपी इंचार्ज व बीजेपी के कौमी नायब सदर रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने प्रयागराज में बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग की। आइंदा 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेजुएट और असतज़ा MLC के इंतखाबात के लिए कारकुनों के साथ हिकमत अमली तय की और कामयाबी के लिए रहनुमा हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि रियासत में पहली मरतबा बीजेपी मुनासिब तरीके से ग्रेजुएट और असतज़ा MLC का चुनाव लड़ रही है। रियासती इंचार्ज ने कहा कि बीजेपी अक्सरियत से ये सीट जीतेगी। आइंदा लोकसभा और रियासती असेंबली इंतखाबात के सवाल पर उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क ये है कि हमारी हुकूमत और पार्टी दोनों लगातार अवामी खिदमत में लगी रहती हैं। तंजीम को मजबूत करना और हुकूमत के जरिए गरीब फलाही स्कीमों को नाफिज करवाना और इसे सही फर्द तक पहुँचाना बीजेपी का मकसद है। मीटिंग के दौरान उत्तर
उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, काबीनी वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में अंतर यह है कि हमारी सरकार और पार्टी दोनों लगातार जन सेवा में लगी रहती है। संगठन को ही मजबूत करना और सरकार के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना, और जो मोदी जी के द्वारा, जोगी जी के द्वारा जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, तो हमारे कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं। सीजनल नहीं है, हमारी पार्टी सीजनल नहीं है। बाकी पार्टी का सीजनल वर्किंग होता है, चुनाव आने पर ही होता है, लेकिन हमारा तो 12 महीना संगठन का काम, सेवा का काम चलता रहता है। वहीं रियासती बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने भदोही में कारकुनों से मुलाकात की और इलेक्शन में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में हो रहे इंतखाबात में कारकुनों का अहम रोल है। वो इंतखाब जिताने के लिए पूरे जोश से जुट जाएं। तरक्याती स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ रही है और एक जगह निर्दलीय को समर्थन दे रही है, और उसी की तैयारी के लिए क्षेत्रीय बैठकें हमारी चल रही है। 19, 20, 21 3 दिन में सभी क्षेत्रों में बैठक है। आज इलाहाबाद में, इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र की बैठक है, कल बनारस की बैठक है, और हमारे सारे नेता इन तमाम क्षेत्रों में 1 तारीख तक चुनाव कराने के बाद लखनऊ लौटेंगे। मेरा पहला प्रवास आज इलाहाबाद का है, कल बनारस और परसों मुरादाबाद रहने वाले हैं। और ये जो स्नातक और शिक्षक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ का जो अवधारणा है हमारा, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी जीत बीजेपी को मिले। कन्नौज में बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी कारकुनों ने पुरजोर खैर मकदम किया। बीजेपी रियासती सदर ने मेडिकल कॉलेज में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और आइंदा 1 दिसंबर को एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को बड़ी अक्सरियत से कामयाब बनाने की हिकमत अमली तैयार की। बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो पूरी ईमानदारी से इंतखाब जिताने में ताउन दें। इससे कबल त्रिवा की रानी के घर में मुनक़दा एक प्रोग्राम में कन्नौज में समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए गैर आईनी कामों की याद दिलाई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रत पाठक ने भी एमएलसी इंतखाबात के राय दहिंदगान से वोटों की अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने सभी से अपने वोटों का इस्तेमाल बेखौफ होकर करने की अपील की। सत्ता के झूठ के कारण से उन नेताओं के परिवारजनों के साथ साथ उनके चेले चमचों के मकान बनते थे, कोठियां बनती थी, महल बनते थे। हम सब ने अपने जनपद में देखा कि अब समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से मौका मिला, तो किस प्रकार से समाजवादी नेताओं की कोठियां बनने लगी। लेकिन मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो योगी जी के एक ईमानदार नेतृत्व के कारण से आज हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के भीतर इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोठियां नहीं बन रही हैं, नेताओं के बंगले नहीं बन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की कोठियां बंगले नहीं बन रहे हैं। अगर बंगले मकान बन रहे हैं, तो आज गरीब का मकान बन रहा है, गरीब का घर शौचालय बन रहा है, गरीब के घर में आज उज्ज्वला गैस का कनेक्शन आ रहा है, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन आ रहा है। आज कोई भी योजना बन रही है तो गरीब के उत्थान को लेकर बन रही है। उन्नाव पुलिस ने ख्वातीन इस्तेहकाम की एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए मिशन शक्ति के तहत आज आलमी यौम इत्फाल के मौके पर जिले के सभी थानों की कमान एक दिन के लिए बेटियों के हाथ में सौंपी है। आलमी यौम इत्फाल और मिशन शक्ति के तहत जिले के सभी थानों में एक दिन के लिए बेटियों को थाना इंचार्ज बनाया गया। बेटियां थाना इंचार्ज के तौर पर अवामी मसाइल को सुनकर उनको फौरन हल करने के लिए हिदायत दे रही हैं। थाना दस्तावेजों को देखने के साथ इंचार्ज के सभी फराइज को पूरी कारकर्दगी के साथ निभा रही हैं। प्रोग्राम के तहत थाना कोतवाली सदर में आयुषी त्रिवेदी, थाना हसनगंज में प्रियांजलि गुप्ता, थाना माखी में लाली चौरसिया, थाना बारसगोर में अलशिफा, थाना अचलगंज में लकी सोनी, थाना बीघापुर में शिखा पटेल, थाना अजगैन में कुमारी लक्ष्मी और थाना मोरावा में मुस्कान मिश्रा वगैरह ने आज एक दिन के लिए थाना इंचार्ज की कुर्सी संभाली। इस अनोखी पहल से जहां एक जानिब बेटियां खुद एतमादी से लबरेज दिखाई दे रही हैं, वहीं ख्वातीन में बेदारी भी पैदा हो रही है।
एक दिन का थानेदार नाम से एक पहल की जा रही है, जिसमें जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स है उनको एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन शक्ति का एक पार्ट है। इसके अंतर्गत एक दिन का थानेदार के रूप में रोल प्ले कराया जा रहा है, जिसमें उनको थाने की बेसिक वर्किंग के बारे में एक एक्सपोजर दिया जा रहा है। थाने की वर्किंग में क्या समस्या आती है, वहाँ पर फंक्शनिंग कैसे होती है, कंप्लेंट्स का निस्तारण कैसे होता है, महिला संबंधी क्या अपराध और किस तरह की समस्या पुलिस के सामने आती है, इनका भी एक एक्सपोजर इसमें किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पुलिस भी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारे समाज की, और उसमें लीडरशिप के पोजीशन में महिलाओं का प्रेजेंस जो है बहुत एसेंशियल है हमारे सोसाइटी के लिए, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन लड़कियों को एक्सपोजर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में एक वो आदर्श के रूप में समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बरेली जिले के किसान सहकारी चीनी मिल समेत जिले की सभी 5 चीनी मिलों में पेराई सेशन की शुरुआत हो गई है। पेराई सेशन के दौरान कोरोना के सिलसिले में हुकूमत की गाइडलाइन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। जिले में इस मरतबा पेराई सेशन मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया है, जिससे किसान काफी खुश हैं। मिलों में मिलने वाली सहूलियात भी किसान पुरजोश हैं। गन्ना लेकर आने वाले किसानों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना लाने वाली गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें हादसे से बचाया जा सके। कोई दिक्कत नहीं, आते ही हाथ धुलवाते हैं सैनिटाइजर से, और जल्दी 4-5 घंटे में खाली हो जाती है ट्राली, और कोई वो नहीं होती है। यहाँ फायदा बहुत हो रहा है साहब, द्वार के पेमेंट भी अच्छी करती है, और 4-5 घंटे में खाली होकर वापस भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मास्क भी मिलता है, कोई दिक्कत जिसको लगा के नहीं आता उसे तुरंत मास्क मिलता है, और कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पेमेंट भी बढ़िया है, यहाँ द्वार के सबसे फर्स्ट नंबर पर चल रही साहब। तो यहाँ जब आते हैं गन्ना लेके चीनी मिल में, तो सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं, मास्क दिया जाता है, और द्वार के चीनी मिल का पेमेंट भी बहुत बढ़िया है। 30 अप्रैल तक का पेमेंट कर दिए हैं जी, और आगे जल्दी तैयारियां बता रहे हैं यहाँ के अधिकारी। पेराई शस्त्र भी समय से शुरू हो गया है जी, और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। और पर्ची जो हैं तो वो मैसेज से जाती हैं। दलाली यहाँ जो है बंद करवा दी है मिल अधिकारियों ने। अब दलाली बहुत मतलब जो होती थी वो उसे बिल्कुल ख़त्म करवा दिया है। पूरी सुविधा दी जा रही है, और यहाँ जो किसान आते हैं, हम ही आते हैं, तो यहाँ मतलब जो भी है सब समस्या का समाधान होता है। हम पेराई शस्त्र खुश हैं। कोरोना की वजह से इस बार पहली बार जो पेपर पर्ची आती थी उसको बंद कर दिया गया। SMS के माध्यम से किसानों को पर्चियाँ भेजी जा रही है, जिससे कि उसे कहीं भागना ना पड़े। बाकी हर मिल गेट पे और क्रय केंद्रों पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई, हाथ धुलने की व्यवस्था की गई, जिससे कि उन्हें कोई कोरोना जैसे महामारी से न जूझना पड़े। और उनकी और जो भी समस्या आ रही है, समस्या से अभी फिलहाल में अभियान इस समय चल रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान, जिसमें रिफ्लेक्टर हर ट्रैक्टर ट्राली को रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम से स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानदारी अब आगे बढ़ने लगी है। जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बलरामपुर में तकरीबन 1485 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा पहुंचाया जा चुका है। लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के ठप हो चुके कारोबार अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। जिले में 2575 दरख्वास्तें हासिल हुई, जिसमें 1911 दरख्वास्तों को जांच के बाद मंजूर किया गया, जिसमें 1485 स्ट्रीट वेंडर्स को कर्जा मुहैया कराया जा चुका है। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग काफी परेशान थे, हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए मिली मदद से हमें रोजगार बढ़ाने में मदद मिल रही है। लीड बैंक मैनेजर डॉक्टर NR विश्नोई ने बताया कि जिले के सभी बैंकों के जरिए तरजीही बुनियाद पर स्ट्रीट वेंडर्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम में हमारे पास 2575 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1897 लोगों का सैंक्शन किया था बैंकों ने, विभिन्न बैंकों ने, जिसमें से 1481 लोगों को लोन दिया जा चुका है, और बाकी प्रक्रिया अधीन है, सो जल्द ही दे दिया जाएगा। जो भी अप्लाई कर रहा है उस पर तुरंत निस्तारण की कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे ज़िले के बैंकर्स बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने इस स्कीम को सफल बनाया है, और यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम से बहुत ही कोरोना पीरियड का जो डेफिसिट था उससे उबरने में बहुत मदद मिली है। इंडिया द्वारा पैसा मिला है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था,
उसी से हमने अपना दुकान बढ़ाया। बहुत परेशान थे, लेकिन जो मोदी जी ने सहायता दिया उसके लिए आप उनको धन्यवाद कहता हूँ। और हमारा काम ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मतलब पैसा दिया, नहीं हम परेशान थे। लॉकडाउन में हम लोग का व्यवसाय बंद हो गया था, पूंजी भी खत्म हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय निधि योजना के हम लोगों को 10,000 रुपये का लोन मिला। लोन मिलने के बाद उससे हम लोग अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। लॉकडाउन में हमारा लोग का व्यवसाय बंद हो गया था, पूंजी भी खत्म हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के सेवानिधि योजना से हम लोग 10,000 रुपये की सहायता लोन दिया और हमें अपना व्यवसाय उससे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से और जी से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब एक खास बात, अब आप दूरदर्शन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के न्यूज़ बुलेटिन और हालात हाज़िरा के प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.com/ddnewsup। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।